ट्रैक्टर हेलीकॉप्टर। ये कुछ ही दिन पहले की बात थी। नागपुर नाम के एक गांव में किसान ट्रैक्टर के सहारे या बैल के सहारे से हल चलाते थे। उसी गांव में धर्मेंद्र करके एक सेठ रहा करता था। वह सारे गांव वालों को भाड़े पे अपना ट्रैक्टर देता था और किसानों से अधिक पैसा वसूल करता था। जीवन नाम का एक किसान अपने दोनों बेटियों के साथ उसी गांव में रहा करता था। उसके पास छोटा सा जमीन भी था, लेकिन उसे जोतने के लिए ट्रैक्टर या बैल नहीं थे उसके पास। एक दिन जीवन धर्मेंद्र के पास जाता है और ऐसा पूछता है, सेठ जी, मुझे सिर्फ 4 दिन के लिए ट्रैक्टर भाड़े पे चाहिए। अच्छा ठीक है भाई, एक दिन के लिए 2000, 4 दिन बोले तो 8000 और जीएसटी मिला के 10,000। सारे पैसे देकर ट्रैक्टर को लेके जाओ। अरे सेठ जी, मेरे पास उतने पैसे हो तो मैं आपके पास क्यों आऊँगा? 10,000 दे के लेना है तो ले लो, नहीं तो चले जाओ। मेरा टाइम बर्बाद मत करो। उसके बाद जीवन वहां से चला जाता है और सारी बात अपनी दोनों बेटियों को बोलता है। तभी उसका बड़ी बेटी ऐसी बोली, पिताजी आप चिंता मत करो, हम आपके ही बेटियां हैं, आपको इतना उदास नहीं देख सकते। कल हम जाकर खेत को जोतेंगे, आप घबराइए मत। ऐसा बोलकर अगले ही दिन दोनों बेटियां और जीवन जाकर खेत को जोतने लगे। दोनों बेटियां बैल की तरह हल को खींच रहे थे और जीवन पीछे से हल को संभाल रहा था। ऐसा पूरा खेत को जोत लेते हैं, लेकिन इस पूरे काम को एक नौजवान ने वीडियो निकालकर सोशल मीडिया पे डाल देता है और कुछ ही घंटों में लड़कियां बैल की तरह हल को खींचने वाला वीडियो वायरल हो जाती है। सारे लोग सोशल मीडिया में फॉरवर्ड और शेयर करने लगते हैं। इस तरह वह वीडियो एक सिनेमा सुपरस्टार सोनू भाई भी देखता है। अरे बेचारे लड़कियां कितना तकलीफ उठा रहे हैं, इतनी छोटी उम्र में बैलों की तरह हल को उठा रहे हैं। सोनू भाई की दिल बहुत अच्छी थी। तुरंत उसके मैनेजर को बुलाकर नागपुर जाने का इंतजाम करने के लिए बोलता है। वहां जाकर सोनू भाई देखा तो वीडियो में जैसा था ठीक ऐसा ही जीवन और उसके दोनों बेटियां खेत को जोतने लगते हैं। रुको रुको रुको, अब मैं आ गया हूँ, इसकी जरूरत नहीं होगी। तभी जीवन ऐसा बोला, साहब, बात सिर्फ मेरी नहीं है, बल्कि बहुत सारे किसानों की है जो एक ट्रैक्टर नहीं खरीद सकते। इस गांव और बगल के गांव में बहुत सारे किसान हैं जो बहुत मुश्किल से ट्रैक्टर का इंतजाम करते हैं। इसका मैंने इंतजाम कर लिया है। देखिए, मैं आपके लिए एक ट्रैक्टर हेलीकॉप्टर लेके आया हूँ। इसे आप सारे गांव के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका काम हो गया तो आसानी से वह दूसरे किसान को दे सकता है। ऐसा बोलते ही जीवन उस ट्रैक्टर हेलीकॉप्टर से अपना खेत जोतकर फिर दूसरे किसान के खेत में हवा में जाकर उसे छोड़कर आता है। तभी सारे गांव वाले उस सुपरस्टार एक्टर सोनू भाई को धन्यवाद बोलते हैं। साइकिल वाली वाटर बोट। सेलपुर नामक गांव में मुनीश नाम का एक नाव चलाने वाला रहता था। वो बहुत ही चालाक था। सेलपुर गांव में स्कूल न होने की वजह से बच्चों को पढ़ाई करने के लिए नदी पार के गांव मेलपुर में जाना पड़ता था। उसके लिए उन्हें मुनीश की नाव में बैठकर ही जाना पड़ता था, क्योंकि उस गांव में मुनीश की ही नाव थी। मुनीश इस बात का नाजायज फायदा उठाता था। चलो चलो जल्दी करो, नहीं तो तुम्हें छोड़कर ही यहाँ से चला जाऊँगा, और फिर तुम लोग स्कूल कैसे जाओगे? और हाँ, कल अपने माँ बाप से पैसे ज़रूर ले आना। क्या अंकल, आप हमेशा पैसे मांगते रहते हो और हमें तंग करते रहते हो। उसी गांव के रहने वाले चिंटू और मोहन एक ही क्लास में पढ़ते थे। चिंटू बहुत ही होशियार था और मोहन बेवकूफ़। चिंटू हमेशा क्लास में प्रथम आता था और उसकी सभी तारीफ करते थे, और दूसरी तरफ मोहन को हमेशा डांट ही पड़ती रहती थी। इसलिए मोहन चिंटू से बहुत जलता था। ये चिंटू की तो सभी लोग तारीफ करते हैं,
और मुझे हमेशा सब लोग मारते रहते हैं, डांटते रहते हैं। कुछ करना पड़ेगा इस चिंटू का। चिंटू और मोहन की वार्षिक परीक्षा आ गई थी। पहले पेपर के दिन जब दोनों स्कूल जाने के लिए बोर्ड के पास पहुंचते हैं तो मुनीश चिंटू से कहता है, अरे चिंटू उतरो नीचे, नाव भर गई है, मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। लेकिन अंकल मेरा तो आज पेपर है, मैं फेल हो जाऊंगा। अरे मुझे नहीं पता फेल हो या पास, चलो उतरो नीचे। और मुनीश चिंटू को वहीं छोड़कर नाव ले जाता है। लेकिन शाम को चिंटू मोहन को मुनीश को पैसे देते हुए देखता है। ये लो अंकल अपने पैसे, आपने अच्छा किया चिंटू को उतार दिया, कल भी आप उसको ऐसे उतार देना। जब वो 2 पेपर नहीं देगा तो फेल हो जाएगा, बड़ा मजा आएगा। चिंटू समझ जाता है कि ये मोहन की ही चाल है उसे नीचा दिखाने की। अगले दिन सुबह जब सभी बच्चे स्कूल जाने के लिए नाव के पास आते हैं तभी चिंटू भी वहाँ आता है और मुनीश उससे कहता है, अरे चिंटू बेटा आज भी नाव भर गई है, नीचे उतरो। अंकल मुझे आपकी नाव में नहीं जाना है, देखो मैंने अपनी खुद की नाव बनाई है, वो भी साइकिल से चलने वाली। तभी चिंटू अपनी साइकिल बोट में सवार होकर नदी पार कर लेता है और सबसे पहले जाकर स्कूल पहुंच जाता है। उसकी साइकिल बोट देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। इधर मोहन बहुत शर्मिंदा होता है और वो चिंटू से माफ़ी मांगता है। अरे कोई बात नहीं मोहन, मैं कहता हूँ तुम भी मेहनत करो, तुम भी अव्वल आ सकते हो। अब चिंटू और मोहन दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और दोनों इकट्ठे ही साइकिल बोट में बैठकर स्कूल जाते हैं और चिंटू क्लास में प्रथम आता है और मोहन द्वितीय आ जाता है। देखा मोहन, मैं ना कहता था मेहनत करोगे तो जरूर पास हो जाओगे। विशाल चिकन दौड़ चैलेंज। बहुत दिन पहले महाकाय करके एक गांव था। उस गांव में कुछ लोग के पास विशाल मुर्गियां थी। वह मुर्गियां जमाने से उसी मालिक के पास रहा करते थे। हर साल उन विशाल मुर्गियों पर एक चिकन रेस का आयोजन करते थे। जो भी उस रेस में जीतेगा उसके मालिक को गांव का प्रेसिडेंट बना दिया जाता था। एक दिन रेस का ऐलान हो रहा था। सुनो भाई लोग, कल रविवार को रेस का आयोजन हो रहा है। जो भी भाग लेने वाले हो अभी आकर रजिस्टर कर लेना। तभी एक आदमी रंजित वहां पर अपना नाम रजिस्टर करने के लिए आता है। मेरा भी नाम लिख दो भाई, इस साल मैं भी इस रेस में भाग लूंगा। उधर ही बेटा उस गांव का प्रेसिडेंट आकर ऐसा बोला। क्यों रे रंजित, बहुत चर्बी चढ़ गई है, तुम हमारे मुकाबले करोगे क्या? मेरे बेटे से पंगा लेगा तू? अरे क्यों नहीं साहब, हम ऐसे ही रह जाएंगे क्या? हमको भी मौका दो प्रेसिडेंट बनने का। तू क्या प्रेसिडेंट बनेगा रे? तुम लोगों का काम हमको सेवा करना है। देखते हैं कौन जीतेगा। ऐसा बोलकर प्रेसिडेंट वहां से चला जाता है, लेकिन दुर्बुद्धि के साथ एक प्लान भी बनाता है। उसी दिन की रात को प्रेसिडेंट कुछ लोगों को भेजकर रंजित की विशाल मुर्गी को मारने के लिए बोलता है। फिर प्रेसिडेंट के आदमी जाकर रंजित की विशाल मुर्गियों को बड़े चाकू से मार देते हैं। अगले दिन की सुबह, अरे किसने किया है यह काम? कैसे मार दिया मेरे मुर्गी को? अब मैं रेस में कैसे भाग लूंगा और जीतूंगा क्या? ऐसा सोचकर उदास घर के बाहर बैठा रहा। तभी प्रेसिडेंट की बेटी सीमा अपने विशाल मुर्गी के ऊपर बैठकर वहां से गुजरने लगी। उदास रंजित को देखकर उसने ऐसा पूछी। अरे क्या हुआ रंजित, तुम इतने उदास क्यों हो? कुछ नहीं सीमा, तुम्हें मालूम नहीं है आज मुर्गियों का रेस है। मैंने सब तैयारियां करके रखा था, लेकिन कल रात को किसी ने मेरा मुर्गी को मार डाला। अब मैं क्या करूं? अरे तुम घबराओ मत, तुम मेरे मुर्गी को लेके जाओ। मैंने भी इसको रेस के लिए ही तैयार किया है, तुम जरूर जीतोगे। तब रंजित सीमा की मुर्गी को लेकर मुकाबले में चला जाता है। वहां पर सब लोग अपने अपने मुर्गियों पर बैठे तैयार हो गए। जैसे ही मुकाबले का अनाउंसमेंट होने ही वाला था, तभी रंजित अपने मुर्गी पर बैठकर वहां पर पहुंच जाता है। प्रेसिडेंट और उसका बेटा रंजित को देखकर चौंक जाते हैं। सब लोग लाइन में आकर मुर्गियों के साथ खड़े हो जाते हैं और रेस शुरू हो जाता है। सब मुर्गी
तेजी से भागने लगे। तभी प्रेसिडेंट, अरे रेस में सब लोगों को मैनेज कर लिया है, लेकिन इस रंजित का क्या करें? इतने में रंजित की मुर्गी तेजी से दौड़कर प्रेसिडेंट की बेटे की मुर्गी को पीछे छोड़कर रेस जीत जाता है। सब लोग रंजित प्रेसिडेंट करके चिल्लाने लगते हैं। रंजित की जीत देखकर प्रेसिडेंट और उसका बेटा मुंह छुपाकर भाग जाते हैं। जादुई घड़ा दुकान। एक समय की बात है, एक गांव में एक कुम्हार रहता था। वो बहुत ही अच्छे मिट्टी के बर्तन बनाया करता था। उसकी गांव में एक बर्तनों की दुकान थी। उसके बनाए बर्तनों की सभी लोग तारीफ किया करते थे। उसके बनाए घड़े तो ऐसे थे कि जिनमें गर्मियों में पानी ठंडा रहता था। दूर दूर के गांव से लोग उसकी दुकान से बर्तन खरीदने आते थे। भाई वाह, बर्तन हो तो रामू कुम्हार जैसे। हाँ भाई साहब, रामू कुम्हार के हाथ की बनाई सुराही का पानी तो गर्मियों में ऐसा ठंडा रहता है मानो फ्रिज का पानी हो। रामू का काम ठीक चल रहा था। रामू दिल का भी बहुत अच्छा था। वो जितनी बन सके लोगों की मदद किया करता था। अरे श्यामलाल, ऐसे नंगे पांव क्यों घूम रहे हो? क्या करूं रामू भाई, मेरे जूते टूट चुके हैं और मेरे पास जूते खरीदने को पैसे नहीं हैं। अरे श्यामलाल, तो मुझसे पैसे ले जाओ। ये लो पैसे और जूते खरीद कर जूते पहनकर घूमो। जुग जुग जियो रामू भाई, जुग जुग जियो। रामू नित्य नेम से भगवान का पूजा पाठ भी किया करता था। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन अचानक गांव में बहुत तेज बारिश हुई और बाढ़ आ गई। बाढ़ में गांव की सभी दुकानें डूब गई, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान तो रामू का हुआ, क्योंकि उसके सभी मिट्टी के बर्तन खराब हो गए और साथ ही वो जगह भी जहां वो बर्तन बनाया करता था। हे भगवान, तू मुझे किन पापों की सजा दे रहा है? मेरा तो सब कुछ उजड़ गया, अब मैं क्या करूँगा? रामू दुखी होकर नदी किनारे बैठकर रोने लगा। हे जल देवी, तूने ही मेरा सब कुछ नष्ट किया है, अब मुझे भी अपने आगोश में ले ले। रामू की बात सुनकर जल देवी नदी में से अपने हाथों में एक कलश लेकर प्रकट हुई। क्या बात है बच्चा, क्यों परेशान हो? रोना बंद करो। ये लो बेटा, ये घड़ा अब अपनी दुकान में जाकर रख दो। हमेशा इस घड़े को अपनी दुकान पर ही रखना। इससे तुम्हारी दुकान की बरकत दिन रात बढ़ती जाएगी और तुम्हें सुख समृद्धि प्राप्त होगी बच्चा। जाओ, रोना बंद करो। धन्यवाद जल देवी, मुझे तो बस इतना चाहिए कि मैं फिर से काम कर सकूं और मेहनत करके अपनी दुकान फिर से खड़ी कर सकूं। रामू जलदेवी द्वारा दिया गया कलश लेकर गांव वापस आ गया और उसने फिर से अपना काम शुरू किया। रामू ने उस जादुई घड़े को अपनी दुकान में एक जगह स्थापित कर दिया। देखते ही देखते रामू की दुकान फिर से सज गई और रामू के बर्तन फिर से बिकने लगे। रामू की दुकान से जो भी बर्तन लेके जाता उसके घर में बरकत आ जाती और उसका घर भरा पूरा रहता। सभी लोग रामू की दुकान को जादुई घड़े वाली दुकान के नाम से जानने लगे।